आज हम बात करेंगे बेटा सिस्टम प्रोग्राम के बारे में। आज हम देखेंगे कि सिस्टम प्रोग्राम होता क्या है। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, सिस्टम कॉल। हमने देखा था सिस्टम कॉल क्या करता है, हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है कर्नल मोड पे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, सिस्टम कॉल के बारे में। आज थोड़ा सा जस्ट उसके ऊपर के लेयर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम प्रोग्राम। और हम साथ में देखेंगे कौन कौन से सिस्टम प्रोग्राम होते हैं और हम उसको कैसे यूज करते हैं, या कहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कैसे यूज होता है और क्या उसका रोल होता है। ठीक है, तो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर देखो बेटा, अगर हम सिंपल बात करें सिस्टम प्रोग्राम के बारे में, तो समझो सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट के थ्रू इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, फिर हम डेफिनेशंस पे आएंगे। देखो डेफिनेशन जो है ना, वो चीजें बात की आती है। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो लिखना तो कोई बड़ी बात है नहीं, लिख तो आप सकते ही हो। तो पहले हम कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है, मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर हम आज की मॉडर्न सिस्टम की बात करें बेटे, तो क्या है, मॉडर्न सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। और उसको अगर हम थोड़ा सा और टेक्निकल चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जस्ट मिनट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडर्न सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ, मैंने क्या बोला, प्रोग्राम्स, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में चलते हैं, तो मैंने बोल दिया इसको सिस्टम प्रोग्राम्स, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है मॉडर्न सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। अब मुझे पता नहीं है सिस्टम प्रोग्राम्स होता क्या है, लेकिन ये पता है कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, या कहना चाहिए आजकल के जितने भी लैपटॉप्स हैं जो आप यूज करते हो, बड़े ही हाई एंड डिजाइन, कहना चाहिए आप मशीन जो यूज कर रहे हो, उसके अंदर देर आर लॉट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स, देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स विच डायरेक्टली इंटरेक्ट और सर्व्स यू। सिंपल बोला जाए तो आपके पर्पस को सर्व सर्व करने के लिए है, या आपके पर्पस को सॉल्व करने के लिए है। तो अभी हम इतना समझे कि मॉडर्न सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। अब समझते हैं, जैसे कि मान लो हमारा सिस्टम है और उसमें ढेर सारी यूजर है, जैसे मैंने बोला यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, फिर यूजर 4 और यूजर एन। बेटा ध्यान रखो, जब हमको थ्योरी सब्जेक्ट में अगर थ्योरी लिखना है ना, तो थ्योरी में सबसे बड़ा कंसंट्रेशन मेनली आप क्या रखा करो, मैंने आपकी कॉपीज पहले भी देखी हुई हैं, तो जब थ्योरीज आप लिखा करो तो क्या है, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, हर समय आपको क्या कहते हैं ज्यादा नंबर दिलाएगा। तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर हम बात करें यूजर्स की, ठीक है, तो हमारे पास यूजर हो गए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर एन। एन नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है। अब जो यूजर है, सपोज करो पहला वाला जो यूजर है वो वर्ड एक्सेस कर रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा हूं, बड़े सिंपल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं, आप सभी लोग यूज करते हो, तो वर्ड एक्सेस कर रहा है। दूसरी वाली बात करें तो स्प्रेडशीट एक्सेस कर रहा है। स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल हो गया, कोई भी चीजें, ठीक है, जो एक्सेल और वो सारी चीजें हैं जिसमें डेटा आप मेंटेन करते हो, तो स्प्रेडशीट एक्सेस कर रहा है। यू थ्री की हम बात करें, तो अगर मान लो यू थ्री की बात करें, तो यू थ्री मान लो कोई कंपाइलर एक्सेस कर रहा है या कंपाइलर यूज कर रहा है, ठीक है। अब ये कंपाइलर यहाँ पर सिंपल, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बात कर रहा हूँ, कंपाइलर जो आप यूज करते हो, जैसे सी सी प्लस प्लस की बात करें, ठीक है, तो अगर आप बोरलैंड कंपाइलर यूज कर रहे हो, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज कर रहे हो, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कंपाइलर की बात हो गई। यू फोर की बात करूं तो ये टेक्स्ट फाइल ओपन करके बैठा है, ठीक है, टेक्स्ट पे काम कर रहा है। अगर मैं यूएन की बात करूं तो यूएन मान लो कोई वेब ब्राउजर ओपन करके बैठा हुआ है, तो वेब ब्राउजर, ठीक है, कोई सर्चिंग कर रहा है, सर्फिंग कर रहा है, या अपना जीमेल ओपन करके बैठा हुआ है, या कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करके बैठा हुआ है। अगर आप देखो बच्चे, तो अगर आप इनको हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात करें, यूजर तो ऊपर हो गया, अपर लेवल की बात हो गई यूजर की। ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो वर्ड है, स्प्रेडशीट है, या कंपाइलर है, या टेक्स्ट है, या जो वेब ब्राउजर है, एग्जैक्टली है क्या बेटा, क्या है, आपको क्या लगता है क्या, आपस में है क्या, बोलो बच्चे कोई भी। मतलब जो हम वर्ड यूज करते हैं, या मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, या स्प्रेडशीट यूज करते हैं, या मैं कोई कंपाइलर यूज करता हूं, या मैं टेक्स्ट यूज करता हूं, या कोई मैं वेब ब्राउजर यूज करता हूं, ये बेटा है क्या, कोई भी बेटा, एक क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। वेरी सॉफ्टवेयर गुड, एप्लीकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है ना, वो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर बोला मैं उसको आपको बेटा थोड़ा क्लियर करूं, सॉफ्टवेयर भी आपका सही टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अगर आप देखो जो वर्ड है उसके साथ पावर पॉइंट भी आता है, स्प्रेडशीट्स भी आते हैं, उसका कंप्लीट पैकेज है वो एमएस वर्ड है, ठीक है, या कहना चाहिए एमएस ऑफिस है, उसका कंप्लीट पैकेज एमएस ऑफिस है। तो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर हुआ जिसके अंदर ये सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो बड़ा ही स्पेसिफिक अगर वर्ड में बोलूं तो बेटा ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एपीआई हैं,
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो बिल्कुल सही वर्ड अगर मैं बोलूं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम से, बाकी आप सॉफ्टवेयर भी बोलो ना तो दिक्कत नहीं है, कोई कंपाइलर सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होगा, ठीक है, बट ऑब्वियस है वेब ब्राउजर कहीं से रन हो रहा होगा, तो बट ऑब्वियस हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है बड़ा ही कहना चाहिए सही टर्म होगा, बाकी आप सॉफ्टवेयर बोल दो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। सॉफ्टवेयर is a collection of packages, or you can see software is the collection of application program as well। और कहीं कहीं सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम में डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम बड़े ही स्पेसिफिक वर्ड में बोले तो ये है बेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब बेटा ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसके बाद यहां आता है सिस्टम प्रोग्राम, यहां आता है सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। और सिस्टम प्रोग्राम के बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, समझना मेरी बात को, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट अपर वाला लेयर है सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। इसके नीचे तुम्हें पता ही है, इसके नीचे क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे आपको इंटरेक्ट नहीं होने देता, बताओ किससे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करने देता, बोलिए बच्चे, बोलना है बेटा, तब तो समझ में आया कि तुमको समझ में ही आ रहा है। किससे बेटा, बोलो बोलो, हार्डवेयर, याद आया। ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली यूजर को किससे इंटरेक्ट नहीं करने देता है, हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे मेमोरी डिवाइसेस आ जाएगी, ठीक है, इनपुट आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट भी आ जाएगा, सीपीयू भी आ जाएगा, सब कुछ, ठीक है। तो अब मुझे या अदर रिसोर्सेस जो भी है वो सारी चीजें आ गई। तो बेटा मुझे क्या समझ में आया इससे, यहां समझ में मुझे ये आ रहा है कि हम जो है यूजर्स हैं, डिफरेंट यूजर्स हैं, और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एक सिस्टम कॉल होता है, एक क्या होता है, सिस्टम कॉल होता है, जो कि क्या करता है, कर्नल मोड में जाके रिक्वेस्ट को भेजता है कि ये रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर प्रोसेस से आई हुई है, इसको आप फुलफिल कीजिए। और कर्नल मोड तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है, आपको पता है कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, वही कंट्रोल करता है। लेकिन मैं आज बोल रहा हूं एक सिस्टम प्रोग्राम भी है, आज मैं बोल रहा हूं कि एक सिस्टम प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो अब बात करेंगे सिस्टम प्रोग्राम क्या है, सिस्टम कॉल से कैसे डिफरेंशिएट करता है, सारी चीजों की बात करेंगे। यहां तक जितनी भी चीजें मैंने बताई उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है, यस सर। गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर बेटा मैं सिंपल अगर लीमैन लैंग्वेज में बताऊं बच्चे, तो जो सिस्टम प्रोग्राम है अगर मैं बोलूं तो सिस्टम प्रोग्राम्स आर सिंपल यूटिलिटी, यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज में, एनालाइज करने में, ऑप्टिमाइज करने में, कन्फ्यूगर करने में, मेंटेन करने में। ये सारे काम कौन करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम करता है। तो अगर मैं बोलूं सिस्टम प्रोग्राम की पहली डेफिनेशन बेटा, तो सिस्टम प्रोग्राम्स आर और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन मेनी वेज, लाइक हम बोले तो एनालिसिस, लाइक कन्फ्यूगरेशन, लाइक ऑप्टिमाइजेशन, और मेंटेनेंस में, मेंटेन करने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया दे प्रोवाइड, इनने हेल्प कर दिया सिंपल कॉल करने के लिए फॉर द सिस्टम कॉल। और कभी कभी क्या होता है, समझना मेरी बात को, कभी कभी जो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं वो एक इंटरफेस भी देते हैं, क्या देते हैं, एक इंटरफेस देते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, सिस्टम कॉल के लिए। इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो सिस्टम प्रोग्राम है उसके थ्रू आप किससे इंटरेक्ट करते हो, सिस्टम कॉल से इंटरेक्ट करते हो। समझते चलना बेटा, बड़ा ही सीक्वेंस में है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सिस्टम प्रोग्राम क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, जो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं किस चीज में, सिस्टम कॉल को कॉल करने के लिए हेल्प करते हैं, या करना चाहिए कन्फ्यूगर करने के लिए हेल्प करते हैं, या करना चाहिए एनालाइज करने के लिए, या कहना चाहिए प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इस सारी चीजों के लिए कहना चाहिए सिस्टम प्रोग्राम्स है। और साथ में इंटरफेस प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल के लिए, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सिस्टम कॉल से पहले क्या आ जाएगा, सिस्टम प्रोग्राम। तो सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू आप सिस्टम कॉल से जुड़ोगे, सिस्टम कॉल देन आपके प्रोसेस को एज एन रिक्वेस्ट कर्नल को भेजेगा, तब जाके कर्नल जो होगा वो बोलेगा कि चल भाई आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, मेमोरी चाहिए, या प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, आप ले लो।
अगली डेफिनेशन की बात करें, अगर सिस्टम प्रोग्राम की बात करें तो सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड यू अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट और कन्वेंशनल एनवायरनमेंट। अब एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट का मतलब हुआ जहां आप इजीनेस के साथ अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो, तो एक ऐसा कन्वीनियंट एनवायरनमेंट बनाएगा बच्चे, या कहना चाहिए ऐसा ऑप्टिमाइज एनवायरनमेंट बनाएगा जहां यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। साथ में जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होंगे, वो इस चीज में भी मदद करेंगे, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे जहां जो क्या हेल्प करेगा बेटा, आपके कॉल को सिस्टम कॉल तक ट्रांसफर करने में मदद करेगा। क्योंकि सिस्टम कॉल तक आपको जाना है तो उसके पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। तो इसका मतलब ये बात हुई बच्चे कि जो सिस्टम प्रोग्राम्स है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, आपका प्रोग्राम नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है बेटा। समझना मेरी बात को, जैसे मैं मान लू कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है, तो उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे कि अगर भाई अगर मुझे कोई फाइल राइट करना है तो ये वाला प्रोग्राम इन्वोक होना, राइट वाला प्रोग्राम इन्वोक हो जाएगा जो राइट कर देगा, रीड वाला प्रोग्राम इन्वोक हो जाएगा तो रीड कर देगा, प्रोसेस एलोकेशन वाला प्रोग्राम इन्वोक हो जाएगा तो प्रोसेस एलोकेट कर देगा। अगर मान लो प्रिविलेजेस वाला प्रोग्राम इन्वोक हो गया तो प्रिविलेजेस आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ सिस्टम प्रोग्राम्स पहले से बने बनाए होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं, और बेसिकली ये किस लिए है, आपके प्रोसेस को सर्व करने के लिए, यूजर को सर्व करने के लिए, आपका प्रोसेस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए, वर्ड में ओपन कर रहा हूं उसको मेमोरी मिल पाए, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल पाए, ये कौन कर रहा है एग्जैक्टली देखा जाए तो सिस्टम प्रोग्राम कर रहा है। और कभी कभी सिस्टम प्रोग्राम क्या कर रहा है, इंटरफेस भी प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, सिस्टम कॉल के लिए। तभी तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी कर्नल के पास। इसका मतलब सिस्टम प्रोग्राम्स भाई बने बनाए प्रोग्राम्स हैं, पहले से हैं, बिल्ड इन प्रोग्राम्स हैं, बिल्ड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, जो अलग अलग टास्क, अलग अलग जॉब को परफॉर्म करने के लिए है। या आप बोल सकते हो दीज आर यूटिलिटी प्रोग्राम टू हेल्प कॉल सिस्टम कॉल्स और प्रोवाइड the analysis, configuration, optimization, maintenance, creation, deletion, updation, execution, everything सबके लिए अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं तो आप अगर यूजर हो तो यूजर क्या करता है, सिस्टम प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है, आपका सिस्टम प्रोग्राम हो गया, सिस्टम प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है, और उस सिस्टम प्रोग्राम के बाद जो रिक्वेस्ट जाती है उस सिस्टम कॉल के पास जाती है, और सिस्टम कॉल क्या बोलेगा कि चलो ठीक है इस रिक्वेस्ट को मैं कर्नल के पास ट्रांसफर कर दे रहा हूं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक पूरा फिनोमिना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं? सिस्टम प्रोग्राम और सिस्टम कॉल में डिफरेंस समझ में आया या नहीं? कहां कौन सा लेयर है क्लियर हुआ या नहीं? क्योंकि देखो सिस्टम प्रोग्राम पहले है, उसके बाद सिस्टम कॉल आएगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। समझो, अगर हम बात करें पहले अगर यूजर है, ठीक है, यूजर के बाद आपका, अगर हम अपर लेवल हायरार्की से नीचे चले तो फिर आया सिस्टम प्रोग्राम एसपी, देन सिस्टम कॉल, देन आपका कर्नल मोड है, कर्नल मोड ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गया, फिर उसके नीचे है आपके हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोले बच्चे, कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए। गुड, ठीक है। तो सिस्टम प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज एक्ट ऑफ बिल्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस according to computer hierarchy, one which comes at last in hardware, then it is operating system, system programs, and finally application program। मतलब जस्ट ये टॉप टू है, कहना चाहिए बॉटम टू टॉप की हायरार्की है, टॉप टू बॉटम में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सम ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स आर सिंपली यूजर इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेसेस किस टर्म में, सिस्टम कॉल के लिए, ठीक है, उसके पहले सिस्टम प्रोग्राम्स होंगे, देन ये इंटरफेसिंग किसके लिए है, सिस्टम कॉल के लिए। अदर्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब कुछ बड़े सिंपल होंगे, कुछ इंटरफेसेस होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे। इट ट्रेडिशनली लाइज बिटवीन यूजर इंटरफेस एंड सिस्टम कॉल्स। मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या होगा, यूजर मतलब यूजर वन, उसके बाद आपका सिस्टम प्रोग्राम, देन आपका सिस्टम कॉल होगा। यूजुअली कभी कभी चेंज भी हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, ठीक है, यूजुअली ऐसा होगा। सो हियर यूजर कैन ओनली व्यू ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम, ही कांट सी सिस्टम कॉल। बट ऑब्वियस है, मैंने पिछली क्लास में बताया था सिस्टम का कॉल का काम क्या है, प्रोसेस
ने जो भी रिक्वेस्ट की है उसको फॉरवर्ड करना। लेकिन ये आपको नहीं पता चलता, आपको तो लगता है मैं वर्ड चला रहा हूं तो मैं ही हूं, मैं ही इस सिस्टम को यूज कर रहा हूं। अगर मैं वेब सर्फिंग कर रहा हूं, मैं गूगल सर्च कर रहा हूं, तो केवल मैं ही हूं। ये आपको ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है ना। इंटरनली बहुत सारी प्रोसेस कॉन्करेंटली चलती रहती हैं, जिसको मैनेज कौन करता है, सिस्टम कॉल। और जो इसके पहले जो इंटरफेस होता है दैट इज सिस्टम प्रोग्राम। तो ये देखो, आप अब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चे। अगर इस डायग्राम की बात करें तो अब हमको समझ में आ रहा है, यूजर हो गया, यूजर का इंटरफेस हो गया, यहाँ आपका सिस्टम प्रोग्राम्स है जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के जस्ट नीचे है या उसके पैरेलली वर्क कर रहा है, ऐसा बोल सकते हो। देन आपका सिस्टम कॉल हुआ, और फिर कर्नल वाली प्रोसेस, देन नीचे आपके हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो देखो, डायग्राम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने जैसा बनाया उसको भी आप और इनोवेटिव तरीके से बना सकते हो बच्चे, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो तो। अब बात करें बच्चे सिस्टम प्रोग्राम्स को। अब मैंने बोला सिस्टम प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, सबके अलग अलग पर्पस भी होंगे ना। सिंपल सी बात है, कुछ सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ सिस्टम कॉल के इंटरफेसेस हैं। तो बट ऑब्वियस है ना, इनके अलग अलग पर्पस होंगे हर चीज के। तो हर पर्पस के लिए अलग अलग सिस्टम प्रोग्राम पहले से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहले से मौजूद है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट। कन्वीनियंट का मतलब जहां ईज टू डू हो, काम करने के लिए इजीनेस हो, प्रोसेस को कंट्रोल करना, मैनेज करना, एग्जीक्यूट करना आराम से हो पाए। ठीक है। तो अब अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करें बच्चे, तो फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फाइल मैनेजमेंट, स्टेटस इंफॉर्मेशन, फिर हम बात करेंगे फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन, बैकग्राउंड सर्विसेज, एप्लीकेशन यूजर। ठीक है। और मोस्ट यूजर व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड बाय सिस्टम प्रोग्राम, नॉट द एक्चुअल सिस्टम कॉल। बट और जैसे वो सिस्टम प्रोग्राम्स को तो जानता है, इंटरफेस को तो जानता है। जो आप इंटरफेस यूज करते हो दैट इज कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन सिस्टम कॉल नहीं पता चल पाता आपको, मोस्टली आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है। अब मैंने बता दिया कि बहुत सारे सिस्टम प्रोग्राम है, उनके अलग अलग पर्पजेस हैं। उन पर्पज के बेस पे अगर आप देखो तो उनको हम इन पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक टाइप को समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम बात करें फाइल मैनेजमेंट की। ठीक है। डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताऊं बेटा, फाइल मैनेजमेंट ऐसे सिस्टम प्रोग्राम्स होंगे, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होंगे, बट ऑब्वियस है। तो ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे जिनका काम क्या करता हो, काम क्या होगा, फाइल मैनेज करने का। ठीक है। फाइल मैनेज करने का काम जो होगा, ये ऐसे सिस्टम प्रोग्राम जो कि फाइल मैनेज का काम करते होंगे, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे। अब फाइल मैनेजमेंट में होता क्या क्या है बेटा। तो अगर आप देखो, फाइल को क्रिएट करना, ठीक है। दूसरी हम बात करें, फाइल को डिलीट करना। और बात करें, फाइल कॉपी करना। और बात करें, रीनेम करना। और आगे बढ़े, फाइल को प्रिंट करना। और बात करें, डंप करना। और बात करें, इसको लिस्ट करना। ठीक है। एंड जनरली मैनिपुलेट फाइल्स और डायरेक्टरीज। तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर हमारा आएगा बेटा, जब हम फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, जब फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, डंप करना चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं, और इन जनरल हम फाइल्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं या डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम्स फाइल मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर अगर आते हैं। और इसका मतलब ये हुआ, इस टाइप की कोई भी रिक्वेस्ट आप जनरेट करते हो तो फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है, जो इंटरफेस देगा सिस्टम कॉल को कि भाई आपके पास फाइल मैनेजमेंट का रिक्वेस्ट आई हुई है, इसको प्लीज कर्नल तक आप पहुंचा दीजिए। तो अगर हम देखें तो सिंपल फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फाइल क्या है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का तरीका है इन मेमोरी of the computer system. It defined as a process of manipulating files in a computer system. Management including creating, modifying, deleting, renaming, printing, dumping. ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गया फाइल मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बच्चे, बोलते जाना है। क्लियर है कि कोई डाउट है? यस सर। ठीक है। दूसरी बात करें बच्चे, स्टेटस इंफॉर्मेशन की। तो बेटा ये ऐसी प्रोग्राम का कलेक्शन होगा जो क्या करता होगा,
आपके सिस्टम का स्टेटस से रिलेटेड काम होगा, उनको परफॉर्म करने का काम करता होगा, या उनको हैंडल करने का काम करता होगा, या ऐसी यूटिलिटी प्रोवाइड करता होगा जो इनको हैंडल कर पाए, या ऐसा कन्वीनियंट एनवायरनमेंट देता होगा जो इनको हैंडल करने में कैपेबल हो। अभी होता क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं, डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएंगे बच्चे। तो स्टेटस इंफॉर्मेशन में आए बेटा, तो आप समझो जैसे कि सिस्टम का डेट क्या है, टाइम क्या है, मेमोरी कितनी अवेलेबल है हार्ड डिस्क की, ठीक है, यूजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूजर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, फिर मैं बात कर रहा हूं परफॉर्मेंस की, डिटेल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात कर दो, ठीक है, तो डिटेल्ड परफॉर्मेंस की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा लॉगिंग, किसने लॉगिंग किया है, तो लॉगिंग एंड डिबगिंग, एरर फाइंड करने की भी बात करूंगा, क्योंकि एरर फाइंड करना भी स्टेटस की बात है कि प्रोग्राम का स्टेटस क्या है, तो मैंने एरर फाइंड करके बता दिया, लॉगिंग का इंफॉर्मेशन क्या है बता दिया मैंने, परफॉर्मेंस क्या है, इस सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या है, कितने नंबर ऑफ यूजर इसको यूज कर रहे हैं, कितना मेमोरी बचा हुआ है हार्ड डिस्क में। हम देखते नहीं है कि यार चल मेरे ने क्या है 10 मूवी क्या ना चाहिए इस पेन ड्राइव में रखना है, तो मैंने 5 मूवी स्टोर की, उसके बाद आपका पेन ड्राइव फुल हो गया, तो ये तो क्या हो गया, उसका स्टेटस बता रहा है कि आपका पेन ड्राइव फुल हो गया बेटा, आप दूसरा पेन ड्राइव लगा लो, या सिंपल सी बात है लैपटॉप के अंदर स्टोर कर लो किसी ड्राइव में। ये सारे के सारे स्टेटस के अंदर आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि डेट हो गया, टाइम अमाउंट हो गया, अवेलेबल मेमोरी हो गई, डिस्क स्पेस हो गया, तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर रख देते हैं, स्टेटस इंफॉर्मेशन के अंदर रख देते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुकना बेटा। तो ये सारी चीजें स्टेटस के अंदर आ गई बेटा। वॉइस क्लियर है बेटा, वॉइस आ रही है मेरी या नहीं आ रही है, यस सर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब अगली बात करेंगे बेटा हम फाइल मॉडिफिकेशन की। तो फाइल मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो सिंपल सी बात है, ऐसे सिस्टम प्रोग्राम जो किस चीज में हेल्प करेंगे, फाइल को मॉडिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें सारे के सारी वो कैटेगरीज आएंगी जो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हम बात करें टेक्स्ट एडिटर्स की, तो देयर आर सेवरल टेक्स्ट एडिटर्स जो क्या करते हैं, सिंपल क्रिएट और मॉडिफाई, कंटेंट को क्रिएट और मॉडिफाई करने का काम करते हैं, या फाइल्स को क्रिएट और मॉडिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है, जो कि या तो डिस्क में स्टोर हो सकता है या किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो सकता है। तो सिंपल हम इसमें एग्जांपल लें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देयर आर सेवरल टेक्स्ट एडिटर मे बी अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द फाइल्स, जो किस लिए है, जो फाइल के कंटेंट को क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं, विच आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइसेस। तो सिंपल सी बात है। फिर देर आर सेवरल अदर कमांड्स, स्पेशल कमांड्स टू सर्च कंटेंट्स ऑफ द फाइल और परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट। तो अगर आप बात करो इनर कंटेंट को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो फाइल मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आएगा। ध्यान रखना, इनर कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी बेटा बोला जाए इनर कंटेंट को मॉडिफाई, यहां आपने फाइल मैनेजमेंट में भी मॉडिफिकेशन पढ़ा, मैनिपुलेशन पढ़ा, लेकिन वो मॉडिफिकेशन किस में कर रहे थे, फाइल में। यहां हम कंटेंट मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, इनर कंटेंट की, वो आउटर था, वहां का मॉडिफिकेशन आउटर था, फाइल लेवल का था, फाइल को ड्रॉप कर दिया, ये भी मॉडिफिकेशन है, फाइल खत्म ही हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप इनर कंटेंट में मॉडिफाई करना चाहते हो तो फाइल मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो यहां ऐसे सिस्टम प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं
जो क्या कर रहे हैं हमारा, जो क्या कर रहे हैं, जो इनर कंटेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसमें हम अगर चाहें तो क्या बोल सकते हैं, देयर आर सेवरल टेक्स्ट एडिटर्स और programs which are available to create and modify the contents of file which is stored on the disk or other storage devices. और आप ऐसा ही बोल सकते हो, there may also be special commands to search it, ठीक है, तो कंटेंट ऑफ द फाइल को आप सर्च कर सकते हो और परफॉर्म क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन या टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हो। तो फॉर मॉडिफाइंग कंटेंट्स ऑफ फाइल वी यूज दिस, फॉर फाइल स्टोर्ड ऑन डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइस वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटर, फॉर सर्चिंग कंटेंट ऑफ फाइल्स और परफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फाइल्स वी यूज स्पेशल कमांड्स। और सीधी सी बात है, ध्यान रखना यहां इंटरनल कंटेंट की चेंजेस की बात हो रही है। दूसरी बात करते हैं बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। आपको पता ही है, आप बहुत सारे प्रोग्राम कहना चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हो। जैसे आपने सी के लिए अलग से एडिटर किया डाउनलोड, सी प्लस प्लस के लिए अलग किया, जावा के लिए जावा का सॉफ्टवेयर जैसे नेटबीन्स और एक्लिप्स यूज किया, जेडीके इंस्टॉल किया। इन सब का सीधी सी बात है सपोर्ट कौन देता है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कर पाए, उनके कंपाइलर को सपोर्ट कर पाए। इसका मैं बड़ा सीधा सा एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। तुम लोगों ने प्रोग्राम्स रन किए होंगे, तुम्हें एरर्स भी आती होंगी, इससे आप को रिलेट कर सकते हो बेटा। जैसे मान लो बच्चे, आप 32 बिट कंपाइलर की बात करते हो और 64 बिट कंपाइलर की बात करते हो, 32 बिट कंपाइलर की बात करते हो, 64 बिट कंपाइलर की बात करते हो। तो यार जब तुम जेडीके इंस्टॉल करते हो तो तुम्हें 32 बिट लेना पड़ेगा या 64? अगर आपका जो कंप्यूटर है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा कंपाइलर यूज करोगे बताओ, बोलो बच्चे। 64 बिट। बट ऑब्वियसली 64 64 बिट, इट मींस आपके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बाय डिफॉल्ट वो कौन से कंपाइलर के लिए प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, 64 बिट के लिए। इसीलिए 64 बिट वाला ही सपोर्ट करता है और 32 वाला नहीं सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 को भी सपोर्ट करते हैं और 64 को भी सपोर्ट करते हैं। इसका अंदर इसकी बात, इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर जो प्रोग्राम्स बने होंगे वो 32 बिट के लिए भी होंगे और 64 के लिए भी बने होंगे। मतलब वो सिस्टम प्रोग्राम्स या यूटिलिटी दोनों के लिए अवेलेबल होंगी। बात समझ में आई? तो इसके अंदर हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो इसके अंदर जो देख कंपाइलर जो होता है ना, कंपाइलर हो गया, ठीक है, फिर आप बोलो डिबगर हो गया, असेंबलर हो गया, ठीक है, डिबगर, फिर हम बात करते हैं असेंबलर की, इंटरप्रिटर की, ये सारे इसके अंदर मैं कहना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट के अंदर आते हैं। तो फॉर कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज कंपाइलर्स, assembler, debuggers, and interpreters, which are already provided to user. It provide all support to users. We can run any programming language, and all language of importance are already provided in this particular programming language support. Okay. जैसे कि हमने बात कर ली थी कि जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, इनका पहले से ही हमारा सपोर्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऑलरेडी है। अब बेटा बात आती है प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन की। अगली बात आएगी प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन की, ठीक है। तो एक बात बताओ, प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम जब कंपाइल कर दोगे तो उसको मेमोरी चाहिए, कंपाइल करने के बाद मेमोरी चाहिए, तो उस प्रोग्राम को लोड करते हो, लोड के बाद फिर एग्जीक्यूट करते हो। समझो, सबसे पहले क्या करते हो आप, प्रोग्राम को आपने सबसे पहले क्या किया, कंपाइल कर दिया। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आपने प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद उसको लोड करते हो, लोड करोगे मेमोरी में, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये ऐसी नॉर्मल सी प्रोसीजर होती है बेटा। आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद लोड करते हो, लोड करने के बाद उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम लोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो वंस अ प्रोग्राम इज असेंबल्ड और कंपाइल्ड, इट मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी। लोड होगा मेमोरी के अंदर टू बी एग्जीक्यूटेड। तो बट ऑब्वियस है, यहां क्या होगा, यहां कौन कौन सी चीजें आएंगी, लोडर आएगा। अब ये लोडर कौन कौन से होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट लोडर, एक होता है रीलोकेटेबल लोडर। जब रीलोकेट करने की बात होगी तो रीलोकेटेबल लोडर होगा। फिर लिंकेज एडिटर जो इनको लिंक करेगा, दैट इज लिंकेज एडिटर। फिर ओवरले लोडर्स, ठीक है। फिर बात यह आएगी कि डिबग करना है तो डिबगिंग सिस्टम्स भी होंगे यहाँ पास। तो यहाँ पास लोडर्स होंगे जैसे कि एब्सोल्यूट लोडर, रीलोकेटेबल लोडर, फिर एडिटर्स होंगे दैट इज लिंकेज एडिटर और ओवरले लोडर, और डिबगिंग सॉफ्टवेयर होंगे। ये क्या करेंगे, आपके कंपाइल्ड कोड को मेमोरी में लोड करेंगे जिससे कि एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो पाए। तो व्हेन प्रोग्राम इज रेडी,
after assembling and compilation it must be loaded into memory for execution. A loader is a part of an operating system that is responsible for loading programs and library. अब लोडर में मैंने क्या क्या नाम लिया? एक होता है एब्सोल्यूट लोडर, एक होता है रीलोकेटेबल लोडर, रीलोकेटेबल लोडर, एक होता है ओवरले लोडर, ये बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इट इज वन ऑफ एसेंशियल स्टेज फॉर स्टार्टिंग इन अ प्रोग्राम. लोडर्स, रीलोकेटेबल लोडर, लिंकेज एडिटर्स एंड ओवरले लोडर्स आर प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है या नहीं है बेटा? बताओ, कोई कंफ्यूजन? बोलिए बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. गुड. अब बात आती है बेटा कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? अब ये जो कहना चाहिए, जो प्रोग्राम्स कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रोग्राम्स होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग, क्रिएशन की, क्रिएट करने की, वर्चुअल कनेक्शन की, ठीक है, वर्चुअल कनेक्शन, ठीक है, और यूजर्स कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट कर पाए, इन सारा का सारा काम कम्युनिकेशन के वो में जाता है. मींस क्रिएटिंग वर्चुअल कनेक्शन अमंग प्रोसेसेस, और बोल सकते हो यूजर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्शन, allow users to send message to another screen, browse web pages, और आप ऐसा बोल सकते हो to send electronic mail messages, ठीक है, लॉग इन करना, फाइल को ट्रांसफर करना, लॉग आउट करना, ये सारे के सारे काम कम्युनिकेशन के पार्ट है. इसका मतलब वर्चुअल कनेक्शन प्रोवाइड करना जिससे कि आप प्रोसेसेस को आपस में जोड़ सको, मैसेज सेंड कर सको, मतलब यूजर कैन सेंड मैसेज टू अदर यूजर on their screen, user can send email, browsing on web pages, remote login, transformation of files from one user to another. ठीक है. अगला होता है बैकग्राउंड सर्विसेज. बैकग्राउंड सर्विसेज में क्या होता है? बैकग्राउंड सर्विसेज का मतलब ये हुआ बेटा कि जब हम सिस्टम को क्या कहते हैं, बूट करते हैं, चालू करते हैं, तो बैकग्राउंड में प्रोसेस चालू होती है जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेमोरी में. ठीक है. तो ये क्या हो गया? स्टार्टअप. अब स्टार्टअप प्रोसेस हुई, फिर हम क्या, आपका सिस्टम चालू हो गया, कोई प्रोग्राम टर्मिनेट कर देते हो, वो आपका टर्मिनेट प्रोग्राम हुआ, बैकग्राउंड सर्विस है. फिर आपने सिस्टम को बूट किया, ये बैकग्राउंड सर्विस है. शट डाउन कर दो तो क्या होता है, पूरे के पूरे प्रोसेस जो ऑन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, टर्मिनेट होते हैं. फोर्सफुली आप टर्मिनेट करते हो कि भाई बंद हो जाओ, मुझे तो सिस्टम शट डाउन करना है, लेकिन आपको तो पता नहीं चला, पूरे के पूरे रिसोर्सेज क्लोज हुए, तब जाके सिस्टम शट डाउन हुआ. तो बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो आपके रिसोर्सेज को क्लोज करने के काम में आ रहे हैं, दोज पर्टिकुलर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड और यूटिलिटी आर कॉल्ड बैकग्राउंड सर्विसेज. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलो बच्चे. क्लियर और नॉट? यस सर. बोलिए बच्चे, क्लियर है? यस सर. ठीक है. उसके बाद हम अगर बात करें तो आता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम. अभी एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? ठीक है. तो अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करें तो जैसे सिस्टम प्रोग्राम्स हो गए, अब आपने देख लिया. अब मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पास अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, हमारे पास अगर आप देखोगे कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. जैसे कि देखो, बाय डिफॉल्ट आपको वेब ब्राउजर दिखेगा. अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, या कहना चाहिए आपके अंदर अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके लैपटॉप के अंदर, ठीक है, तो बताओ मुझे कौन सा वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट होता है? कौन सा वेब ब्राउजर आपको डिफॉल्ट में दिखता है? बोलिए बच्चे, बोलो, कौन सा वेब ब्राउजर आपको डिफॉल्ट में दिखता है? बताओ, ब्राउजर तो आप समझते हो ना, कौन सा ब्राउजर आपको बाय डिफॉल्ट दिखता है? माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर हमको बाय डिफॉल्ट दिखता है. ठीक है. आजकल उसका नया वर्जन आ गया, अगर आप देखोगे तो उसका नया वर्जन आपको दिख जाएगा. जैसे कि अगर मैं बोलूं तो आपको मैं यहां से शो करता हूं, जस्ट अ मिनट. अगर मैं बोलूं तो यहां देखो, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है. ठीक है, ये वाला ब्राउजर आपको दिखेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज. ठीक है, तो कौन सा ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट एज, जो बाय डिफॉल्ट दिखता है. आप गूगल क्रोम भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, और फायरफॉक्स, मोजिला, ये आपकी मर्जी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट में सर्विसेज दे रहे हैं ना. बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या दूसरे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब में अलग अलग आपको ब्राउजर्स का सपोर्ट मिल जाएगा. वैसे ही वर्ड प्रोसेसर का भी सपोर्ट मिलेगा बाय डिफॉल्ट आपको. अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं रखा है तो भी वर्ड प्रोसेसर आपको मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट वाला, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा एफिशिएंट तो नहीं है लेकिन डिफॉल्ट है. वैसे ही बाय डिफॉल्ट स्प्रेडशीट मिलेंगे,
बाय डिफॉल्ट आपको डेटाबेस स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ गेम्स भी होते हैं, आप देखना बाय डिफॉल्ट वाले गेम्स होंगे, ठीक है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे कि क्या कहते हैं, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे। तो ये सारे के सारे अगर आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ही हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, डोंट पर्टेन टू द सिस्टम, रन बाय द यूजर्स, यूजर इनको रन कर सकता है। नॉट टिपिकली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको हम जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं, ठीक है। इनको आप कमांड लाइन से भी आप वो कर सकते हो, ओपन कर सकते हो कमांड लाइन में, कमांड लाइन के थ्रू आप वर्ड को ओपन कर सकते हो, या माउस क्लिक करके कर सकते हो, या फिंगर पोक करके कर सकते हो, टच स्क्रीन अगर आपके है तो टच स्क्रीन से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें से आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?